Good afternoon, class 7th. Today we will continue our topic that was a closer look on the administration and consolidation under the खलजीज and तुगलक. तो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि कैसे कंसोलिडिफाई किया, कैसे कंसोलिडेट किया खलजी ने और तुगलक ने अपने राज्यों को, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो प्रशासन था वो किस तरह से नियंत्रित किया, ये हम पढ़ रहे थे. तो इस टॉपिक आज हम पेज नंबर 39 पे आ जाते हैं. 39 के हम सेकेंड पैराग्राफ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हेयर. ओके, लेट्स रीड द पैराग्राफ. एज द दिल्ली सल्तनत as the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samata aristocrats and rich landlords to accept their authority. तो जैसे ही उन्होंने जो सुल्तान्स थे उन्होंने हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में किया, उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो चीफेन थे, लैंड ओनर्स थे, उनको ज़बरदस्ती अपना प्रशासन जो था उनके ऊपर लागू किया. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control. और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर उन्होंने क्या किया कि जो पूरा जो असेसमेंट था, जो असेसमेंट जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया. यानी कि सारा जो अधिकार था टैक्स कलेक्शन का वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खुद के अंडर ले लिया. द राइट्स ऑफ द लोकल चीफेंस टू लेवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. तो चीफेंस जो कि वहाँ के टैक्सेस लेते थे, वहाँ पर जो टैक्स वसूलते थे, उनसे क्या उनको कैंसिल कर दिया. पहली बात तो वो खुद ही लेते थे, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि उनसे भी उल्टा टैक्स लेने लगे. द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स. जो सुल्तान के लॉयल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो प्रशासक थे, उन्होंने लैंड को अपने कब्जे में कर लिया, और लैंड को, हर एक लैंड की मेजरमेंट नापा जाता था हर एक लैंड को, और उनके रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत ही संभाल के रखते थे वो लोग. सम ऑफ द ओल्ड चीफेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड एसेसर्स. और कुछ चीफेंस को उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए भी यूज़ किया, और उनको एसेसर्स या टैक्स कलेक्टर्स बना दिया गया. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ द टैक्सेस. उस ज़माने में टैक्स के 3 प्रकार थे. फर्स्ट क्या था, ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज. कल्टीवेशन मतलब जो भी फसल उगा के काटी जाती थी उसका 50%, द अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस. और जो भी वो कल्टीवेट करते थे और जो प्रोड्यूस, जो उगता था, जो फसल उग जाती थी, तैयार हो जाती थी, उसका 50%, लगभग उसकी आधी उसका ले लेते थे. ऑन कैटल, और पशुओं पर भी टैक्स लगाते थे जो उन्होंने दुग्ध पालन या किसी भी बिजनेस के लिए रखे होते थे, उन पर भी वो टैक्स लगाते थे. एंड ऑन हाउसेस, और जिन घरों में लोग रहते थे उन पर भी उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया. लेट्स कम टू अवर लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultan. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi and soon after annexing southern India. तो ये भी रिमेंबर करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बड़े बड़े जो टुकड़े थे, लार्ज कॉन्टिनेंट्स जो थे, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया. जैसे दिल्ली में अगर सुल्तान रहता था तो वो बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और अगर बंगाल में रहता था तो वो दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाता था. और अब तो उन्होंने सदर्न इंडिया थी, जो दक्षिण भारत था, उसको भी कंट्रोल कर लिया था. तो इन बड़े बड़े राज्यों को, इन बड़े बड़े टुकड़ों को या प्रोविंसेस को कंट्रोल करना एक जगह से मुश्किल हो गया एक राजा के लिए. तो क्या हुआ, द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. तो ये सारा जो संपूर्ण राज्य था वो आज़ाद हो गया, वो स्वतंत्र हो गया. इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज. और जो गैंगेटिक प्लेन थे जहाँ पर फॉरेस्टेड, जो जंगल के एरियाज थे. लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पेज. यहाँ से पढ़ेंगे आप. द सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. तो जो गैंगेटिक प्लेन्स थे उनको भी कंट्रोल वो नहीं कर पाए. लोकल chieftain established their rule to these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration. तो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और जो लोकल चीफेंट्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने ही प्रोविंसेस को या छोटे छोटे लैंड्स को कब्जे में या कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, कभी कभी जो अलाउद्दीन खिलजी ने कभी, और मोहम्मद तुगलक ने फोर्सली कभी कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए वो इसको कंट्रोल कर पाए। लेट्स रीड दिस बॉक्स। Here we will read this. Chieftain and their fortification. जो चीफेंट थे और उनका फोर्टिफिकेशन मतलब किले का निर्माण, यानी कि चीफेंट्स का और उनके फोर्टिफिकेशन, या उन्होंने अपने आप को संरक्षित या उन्होंने अपने आप को बचा के कैसे रखा। Let's read it. Ibn Battuta, 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves. तो इब्न बतूता जो कि एक हिस्टोरियन था, जो कि यात्रा के लिए 14th सेंचुरी में भारत की यात्रा के लिए पर आया था, उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे चीफेंट कभी कभी क्या करते थे, वो एक रॉकी, बहुत ही पथरीले इलाके में, अनइवन जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, वहाँ पर रहते थे अपने आप को बचाने के लिए। या फिर वो कभी कभी बैम्बू ग्रूव्स क्या होता है, बैम्बू जहाँ पर जो बैम्बू के पेड़ होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे समूह में, ग्रुप्स में लगे होते हैं, तो वहाँ पर वो छुप कर रहते थे। In India, the bamboo is placed as In India, the bamboo is not hollow. It is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them. तो बैम्बू जो इंडिया में होता है वो हॉलो, बीच से खोखला नहीं होता है। जो बांस होता है इंडिया का, वो बीच से खोखला नहीं होता है। तो वो जितने भी बैम्बू ट्रीज होते थे, वो इंटरवाइंड आपस में जुड़े हुए होते थे, तो ईजिली जो फायर को भी कैच नहीं करती थी। तो इस तरह से वो फायर से भी बचे रहते थे। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो पूरी तरह से बहुत ही ताकतवर रहते थे। द चीफेंट लिव इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पर्ट्स, इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। तो चीफेंट के लिए ये जो फॉरेस्ट थे बैम्बू के, ये किसकी तरह रहते थे, एक रैम्पर्ट्स, एक किले की तरह उसको संरक्षण देते थे, जिसके अंदर वो अपनी पशु रखते थे, अपनी फसलें भी उगा लेते थे। वो इतने अच्छे फोर्टिफाइड, इतने अच्छे किले की तरह उनके लिए एक्ट करते थे। देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, और वहाँ पर पानी भी उनको पीने के लिए मिल जाता था। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, और बैम्बू के पेड़ों में पानी भी कलेक्ट हो जाता था, जिससे उन्हें पानी पीने का भी कोई भी कमी नहीं होती थी। हैंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय पावरफुल आर्मीज, इसीलिए उन पर आसानी से हमला नहीं किया जा सकता था, उनको हराना बहुत ही मुश्किल था। इसके बजाय कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी आ जाए, अगर कोई पावरफुल आर्मी आ जाए तो उससे जीत सकते थे, लेकिन और कारणों से उनको नहीं हराया जा सकता था। हु एंटायरली these forests cut down the bamboos with specially prepared instrument, और उनको भी, उन स्ट्रॉन्ग आर्मी को भी क्या करना पड़ेगा, उन बैम्बू ट्रीज को स्ट्रॉन्गली कट करना पड़ेगा। वो भी, उसके लिए भी बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे ऐसे, जो बैम्बू को अच्छे से काट सके, क्योंकि बैम्बू बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। नाउ लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ। मंगोल्स। द मंगोल्स अंडर Genghis Khan invaded Transoxania in northeast Iran in 1219 and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. तो जंगीज़ खान का जब रूल था, तो मंगोल जो थे वो इन्वेड कर लिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया ट्रांसऑक्सिया को नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट से वो आए मंगोल्स ईरान इन 1219, तो 1219 पे आए हो, और दिल्ली सल्तनत को